वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर आवर एनवायरनमेंट के फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि ऐसे कौन से ग्रुप्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को कंटेन कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में स्टूडेंट्स हम लोगों को ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर दिया गया है। ऑप्शन बी में ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक दिया है। ऑप्शन सी में फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस दिया है। एंड ऑप्शन डी में दिया है केक, वुड एंड ग्रास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस ये हमारा क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल आइटम होता है स्टूडेंट्स। और सिमिलरली हमारा जो केक, वुड और ग्रास है ये भी क्या है स्टूडेंट्स? हमारा बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो फूड चेन को बना रहा है। तो ऑप्शन ए में स्टूडेंट्स हम लोगों को ग्रास, व्हीट एंड मैंगो दिया है। ऑप्शन बी में हम लोगों को ग्रास, गोट एंड ह्यूमन दिया है। ऑप्शन सी में स्टूडेंट्स हम लोगों को गोट, काउ एंड एलिफेंट दिया गया है। एंड ऑप्शन डी में है ग्रास, फिश एंड गोट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। तो ग्रास स्टूडेंट्स, गोट हमारी ग्रास को खाएगी और ह्यूमन हमारे गोट को खाएंगे। तो ये क्या करना है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली हमारे फूड चेन को कंस्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। ऑप्शन ए, कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग। ऑप्शन बी, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। ऑप्शन सी, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग जो है अपनी शॉपिंग को जो है क्लोथ बैग्स में करेंगे तो भी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है अपनी लाइट्स और फैंस को सेव करेंगे तो भी ये हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। थर्ड में स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है अपनी मदर का स्कूटर नहीं यूज़ करेंगे और पैदल चल कर जाएंगे स्कूल तो भी हमारी क्या होगी? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस होगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ वी किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर हम लोग जो है एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर दें। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इफ वी किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी स्टॉप टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर हम लोग यहाँ से देखें स्टूडेंट्स तो अगर हम लोग जो है अपने एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे तो जो हमारा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा ना तो उसके पास एनर्जी पहुँच पाएगी और ना ही उसके पास क्या पहुँच पाएगा? फूड पहुँच पाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स? एज ए रिजल्ट ऑफ विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर ट्रॉपिक लेवल ऑल्सो डाई। अब स्टूडेंट्स जब हमारे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास ना तो एनर्जी होगी और ना ही फूड होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी। सो दिस विल कॉज ए ब्रेक इन द फूड चेन एंड द कंडीशन इज नॉट सुटेबल फॉर द इकोसिस्टम। इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और जब हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी स्टूडेंट्स तो इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है ये हमारे इकोसिस्टम पे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, will the impact of removing all the organism in a tropic level be different for tropic level? Can the organism of any tropic level be removed without causing any damage to the environment? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों से बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है एक ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे पूरे ट्रॉपिक लेवल्स पे। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग जो है एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देंगे तो इससे क्या हमारे इकोसिस्टम को डैमेज होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग जो है एक ऑर्गेनिज्म को जो है पूरे अपने ट्रॉपिक लेवल से हटा देंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट तरीके से पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो सपोज इफ वी रिमूव प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रास। अब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम लोग जो है एक ऑर्गेनिज्म को हटा दे रहे हैं ट्रॉपिक लेवल से। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ग्रास को हटा दिया तो देन इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रास हॉपर। अब ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है स्टूडेंट्स।
तो ये जो है डायरेक्टली ग्रास हॉपर को इफेक्ट करेगी, लेकिन ये फ्रॉग को इफेक्ट नहीं करेगी स्टूडेंट्स, बट नॉट ऑन द फ्रॉग। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग जो है एक ट्रॉपिक लेवल से एक ऑर्गेनिज्म को हटाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट तरीके से होगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द इकोसिस्टम। अब ऐसा नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपने ट्रॉपिक लेवल से रिमूव कर दें और उससे हमारे इकोसिस्टम पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6, What is biological magnification? Will the level of this magnification be different at different levels of the ecosystem? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बताना है और फिर हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का अमाउंट है क्या ये डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, The accumulation of harmful chemicals in the body of living organism at different trophic level in a food chain is called biological magnification। अब biological magnification स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी फूड चेन के अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में क्या होने लगते हैं, हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग जो है ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो हमारे हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस का जो कंसंट्रेशन है इसके अमाउंट में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो प्रोड्यूसर के पास जो है सबसे कम अमाउंट में हार्मफुल केमिकल्स होंगे, उसके बाद फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे और इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हमारे टॉप कंज्यूमर्स होंगे इनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, What are the problems caused by the non-biodegradable wastage that we generate? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को जनरेट करते हैं वो हमारे लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर। तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स, दे आर नॉट डिकम्पोज्ड इजली दस कॉजेज एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। अब जब ये स्टूडेंट्स आसानी से डिकम्पोज नहीं होंगे तो इनकी वजह से क्या होता है, ये सॉइल पोल्यूशन को भी क्रिएट करते हैं और एयर पोल्यूशन को भी क्रिएट करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब जो भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं इन्हीं की वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो है सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की जो हमारी फर्टाइल लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डैमेजिंग द इकोसिस्टम। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं या तो ये डायरेक्टली और या ये इनडायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डैमेज कर रहे हैं। तो ये सारी स्टूडेंट्स हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की वजह से जनरेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if all the wastage we generate is biodegradable will this have no impact on the environment? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग सारे के सारे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही जनरेट करेंगे तो इसकी वजह से क्या हमारी इन्वायरमेंट में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, इसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एज वी नो दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है हमारे लिए हार्मफुल होती है। अब स्टूडेंट्स अगर सारा का सारा वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही होगा तो जब ये डिकम्पोज होगा तो इसके डिकम्पोजिशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होगी स्टूडेंट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है स्टूडेंट्स ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी स्टूडेंट्स तो इसी की वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर सारा का सारा वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो जाएगा तो ये हमारी इन्वायरमेंट को डायरेक्टली जो है इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, Why is damage to the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारी जो ओजोन लेयर है इसका जो डिप्लीशन हो रहा है या ये जो डैमेज हो रही है ये हमारे लिए एक
बहुत ज़्यादा चिंता का विषय क्यों है। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इसके लिए कौन कौन सी स्टेप्स ली गई हैं जिसकी वजह से जो है हमारी ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है इसको लिमिट किया जा सके। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर इज़ ए सीरियस इशू बिकॉज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। तो स्टूडेंट्स जो हमारी ओजोन लेयर होती है ये क्या करती है, ये हमको सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ना तो कैंसर होता है और साथ ही साथ जो है हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी डैमेज नहीं होती हैं। अब कौन कौन सी स्टूडेंट्स स्टेप ली गई हैं, तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज आर एज फॉलो। तो पहली स्टेप हमारी क्या है स्टूडेंट्स, डिक्रीमेंट इन द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि कम से कम हम लोग क्या करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ करें, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इन 1987 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP signed an agreement with 195 countries to stop or minimize the use of chlorofluorocarbons। तो 1987 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, UNEP ने कंट्रीज़ के साथ क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें स्टूडेंट्स वो सारी कंट्रीज़ ने क्या बोला कि हम लोग जो है कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज़ करेंगे और ओजोन लेयर की डिप्लीशन को होने से रोकेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, पीपल को अवेयर करें कि वो लोग जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का यूज़ ना करें। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है आवर एनवायरनमेंट के सभी NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, वहाँ पे मैं सारी PDFs को अपलोड करता हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।